नमस्कार, मेरा नाम है पवन सोनी और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। देखो बेसिकली पहले भी इसकी 4 वीडियोस बना चुका हूं जो 1-1 मिनट की है। उन सीरीज को भी आप देख सकते हो। लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए उनका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। देखो इसको क्या है ना, इसके अंदर आज हम कंप्लीट ब्रीफ के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स, यानी कि 3 से 4 एग्जाम्पल्स लेंगे हर एक अलंकार के। जो आने वाले जो एग्जाम्स है उनके अंदर जो 4 अलंकार जो आने वाले हैं उन्हीं को आज हम डिस्कशन करेंगे। वो कौन कौन से हैं? ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, ये 4 अलंकार है जो आने वाले एग्जाम हिंदी का जो होगा उसके अंदर पूछे जाएंगे। तो इन्हीं को आज हम कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो अलंकार की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी कि अलंकार जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अलम प्लस कार। यहाँ पर अलम का मतलब जो है वो होता है कि आभूषण, यानी कि देखो इसको एक ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी स्त्री है, यानी कि कोई भी लेडी है, उसके ऊपर यदि हम आभूषण से उसे सजा देते हैं तो उसकी सुंदरता, या ऐसे समझो कि उसके ऊपर ज़्यादा मेकअप एक सिंपल है और उसके ऊपर मेकअप कर दिया, उसको आभूषण पहना दिए, तो उसकी जो सुंदरता होती है यानी कि उसको जो रूपरेखा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी प्रकार अलंकारों का उपयोग होता है वो हमारे काव्य के अंदर। देखो काव्य के मतलब जो दोहे होते हैं, यदि उनमें अलंकार न हो तो उन दोहों को दोहा नहीं माना जाएगा। वो एक सिंपल सा एक पैराग्राफ या कोई एक सिंपल सी लाइन देख के ही हम कह सकते हैं यार ये तो एक सिंपल लाइन है, ये काहे का जो दोहा या काव्य है। तो उसकी जो सुंदरता या उसकी जो शोभा है उस काव्य की, उसको बढ़ाने के लिए हम अलंकार का यूज करते हैं। हालांकि जो कवि लोग होते हैं वो भी कई ऐसे आधार मानकर अपनी कविताओं की रचना करते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो अलंकार, छंद, बिंब और रस, इन सब का यूज करके किसी काव्य की या किसी दोहे की रचना की जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं इसी के अंदर अलंकार की, वो ये है कि जो कवि होते हैं ना, उनके मन का जो ओज ही अलंकारों का असली कारण होता है। अब देखो ओज का मतलब होता है कि हमारे इंटरनल जो कोर होती है वहां से उनका लिखने का तरीका उन्हें। अब देखो जो शब्दालंकार है उसका यूज कौन करता है? वो व्यक्ति करेगा जो चमत्कार को मतलब अपना प्रिय मानता है, यानी कि चमत्कार से प्रेम करता है। और अर्थ अलंकार वो व्यक्ति यूज करता है जो भावुक होता है। अब देखो अलंकार के कौन कौन से भेद है? अलंकार की कम से कम 3 भेद है। वो कौन कौन से हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारे 2021 के जो हिंदी के अंदर पूछे गए अलंकारों के बारे में। तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। देखो अनुप्रास का बेसिकली सिंपल मीनिंग तो यही है कि अनु प्लस प्रास, यानी कि बार बार एक ही वर्ण की आवर्ती हो। यानी कि जो अनु है उसका मीनिंग हो गया बार बार और जो प्रास है उसका अर्थ हो गया वर्ण। यानी कि कोई भी किसी वर्ण की बार बार आवर्ती हो। जब किसी वर्ण की बार बार आवर्ती हो, देखो जब किसी दोहे के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वर्ण की बार बार आवर्ती हो तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होगी। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि मैया मोरी में नहीं माखन खायो। यानी कि यहाँ पे जो मैं यानी कि मैया मोरी और मैं यानी कि यहाँ पे माखन भी है। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 ऐसे वर्ड है जिनके अंदर शुरुआत के अंदर मैं जुड़ा हुआ है। यानी कि जो मैं है वो एक सिंगल वर्ण है, यानी कि एक सिंगल अल्फाबेट कह सकते हो, जैसे इंग्लिश के अंदर जैसे होती है तो हिंदी के अंदर जैसे कि वर्ण है, तो उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अब जैसे कि एक सेकंड ले लेते हैं कि चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पे देखो च, यानी कि जो च है वो बार बार आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। और एक और है, हम ले लेते हैं एक एग्जांपल और। कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। यानी कि कन्हैया के अंदर भी क्या है, किसके अंदर भी, जो किसको है उसके अंदर भी क्या है, कहेगा के अंदर भी क्या है। तो यहाँ पे क्या है? जो कै वर्ण की जो आवृत्ति है वो भी बार बार हो रही है। अब देखो आगे बात करते हैं हम यमक अलंकार के बारे में। तो यमक अलंकार होता क्या है? देखो यहाँ पे इस यमक के अंदर ऐसे समझो कि यहाँ पे कोई एक, वहां तो वर्ण था पिछले वाले में, इसमें शब्द हो जाएगा। जो जो शब्द है वो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, यानी कि
अब वो एक बार तो, दो बार तो आना ही चाहिए, उसके बाद एक ही शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाए किसी पर्टिकुलर दोहे के अंदर या किसी काव्य के अंदर, तो वहाँ पे हम यमक अलंकार यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो वर्ड होता है ना, उसका बार बार अलग मीनिंग ही निकलना चाहिए, सेम मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। और यदि उसके अंदर सेम मीनिंग निकल रहा है यानी कि वो यमक अलंकार नहीं है, वो है पुनरुक्ति। तो इसका पहचान ये करो, जैसे कि इसका एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, या पहले इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जहां पर एक ही शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवर्ती हो वहां पर यमक अलंकार होता है। या अर्थात यानी कि जब किसी पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न हो, तब यमक अलंकार होता है। तो इसका एक एग्जांपल जो हम बात करते हैं, देखो, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। अब देखो इसके अंदर जो कनक है ना, उसका कनक यानी कि आप मान सकते हो कि एक तो सबसे पहला जो वर्ड है उसके अंदर है सोना, और सेकंड के अंदर है जो दारू होती है या जो अपनी नशीली दवाई होती है, यानी कि जिसको मिल जाती है, ये मतलब जो सोना है जिसको मिल जाता है उसकी तो नींद ही आराम हो जाती है, और जो इसका सेवन करता है उसका भी पूरा जीवन उजड़ जाता है। इसके अंदर एक मीनिंग है, यानी कि कनक कनक, यानी कि वर्ड दोनों सेम है, कनक और कनक एक ही वर्ड है, लेकिन बार बार इसी दोहे के अंदर बार बार अलग अलग मीनिंग निकल रहा है एक ही वर्ड का। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि तीन बैर खाती थी वह तीन बेर खाती है, यानी कि बैर, जो बैर शब्द है उसकी आवृत्ति दो बार हुई है। कितनी बार? दो बार। जो सबसे पहला जो बैर है उसका मीनिंग है कि जो बोरिया होता है ना, हमारे राजस्थान भाषा के अंदर क्या कहते हैं, बोरिया, तो उससे मीनिंग है। और जो सेकंड है ना, जो तीन बेर खाती थी, यानी कि इसका मीनिंग हो गया कि वो तीन बोरिया खाती थी और तीन समय खाती थी। तो अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की। देखो इसके अंदर क्या है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर जो सजना शब्द है वो दो बार आया है। सबसे पहला जो सजना है वो तो आया है श्रृंगार, और जो सेकंड है वो है नायक, यानी कि कोई एक व्यक्ति के बारे में। अब देखो सजना, यानी कि जो सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। तो आई होप यहाँ तक यमक अलंकार आपको समझ आया होगा। अब आगे बात करते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। देखो यहाँ पे कोई एक शब्द, एक ही शब्द होगा, उसके सबसे पहले हमने बात की थी कोई एक वर्ण जो मतलब बार बार आ सकता है उस दोहे के अंदर। सेकंड वाले में बात की कि भाई कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जो आएगा दो बार या दो से अधिक बार भी आ सकता है। और अब हम बात करते हैं कोई एक शब्द सिर्फ आएगा तो एक बार ही, लेकिन उसके जो मीनिंग्स है वो बहुत सारे निकलेंगे, यानी कि दो या दो से अधिक बार तो निकलना ही चाहिए। तब वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार। देखो जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की जाही परे शाम हरित दुति होए। अब देखो इस दोहे के अंदर जो हरित वर्ड है वो आया तो एक बार है, लेकिन इसी पर्टिकुलर दोहे के अंदर यानी कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन पे छाई परे शाम हरि दुति होए, इसके अंदर सबसे पहला वर्ड के अंदर तो ये मीनिंग निकल रहा है कि मेरे जो कष्ट है उनको दूर करो, और सेकंड बार ये मीनिंग निकल रहा है कि जो मेरा मन है वो मतलब खुशी के मारे हर्षित होना, जिसे बोलते हैं ना कि खुशी हो रही है। और सेकंड जो हरा रंग होता है उसके बारे में कहा गया है कि जो हरे रंग में रंगने से मेरी जो कष्ट है वो दूर हो गए हैं। यानी कि इस तरीके से इसके तीन अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं इसी सेम दोहे के अंदर एक ही वर्ड से। आगे आगे जो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि चरण धरत चिंता करत फिर चितवन चहु, और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखो इसके अंदर जो सुबरन है यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ड, अब इसके अंदर तीन अलग अलग मीनिंग है। वो कौन कौन से है, देखो सबसे पहले सुबरन का मीनिंग है कि अच्छे शब्द, और सेकंड में है कि अच्छा रूप रंग, और थर्ड में है कि जैसे स्वर्ण। तो इस प्रकार इसके अंदर क्या आ गया भाई, इसके अंदर श्लेष अलंकार, यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स निकले, वहां पे क्या होता है, श्लेष अलंकार। अब बात आती है कि भाई इसको पहचाने कैसे। देखो सिंपल सी बात है कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो चैप्टर्स है
उन्हीं के अंदर से कोई एक पर्टिकुलर लाइन उठा के आपको बता दिया जाएगा कि भाई इसका अलंकार ढूंढो। तो या तो आप उस पैराग्राफ को पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर एक ही पैराग्राफ के कम से कम 2 या 3 मीनिंग्स निकल रहे हैं, तो आप इसके अंदर इंटरप्रेट कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट अलंकार की, उपमा अलंकार के बारे में। इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास कोई दो वस्तु है, उनकी तुलना का जो भाव होता है ना वो व्यक्त किया जा रहा है, यानी कि उनकी तुलना की जा रही है उन दो वस्तुओं की, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो इसको हम क्या करेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे। अब इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन, जैसे कि दो वस्तुओं में जहां तुलना का भाव व्यक्त किया जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के अंदर कम से कम उनके जो 4 अंग माने जाते हैं वो कौन कौन से भाई, जैसे कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। अब ये क्या होते हैं, देखो उपमेय, उपमेय को इस तरीके से समझो कि जिस वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समानता दर्शाई जाए, और उपमान यानी कि कोई जो उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है, यानी कि जो उपमेय है उसके अंदर क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाए, उपमान में यानी कि जिससे तुलना की जाए। हाँ भाई, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को मतलब ध्यान में रखना है, और ना भी रखो तो कोई इतनी बड़ी कोई टेंशन आफत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे है वाचक शब्द। वाचक शब्द का मतलब हो गया कि जब उपमेय और उपमान में क्या दर्शाया जाए, समानता दर्शाई जाए कि भाई ये एक ही है, उन्हें कहते हैं वाचक शब्द। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल, इसके अंदर आप वर्ड जो होते हैं उनको याद रखो, जैसे कि समान, सा, सरीस, सदृश्य, तुल्य, जिमी, ईव, सम। ये कम से कम ये 4-5 ऐसे वर्ड है, इन्हें याद रखो। यदि ये आ जाएं उस दोहे के अंदर, उस पैराग्राफ के अंदर या उस लाइन के अंदर, तो भाई समझ लेना कि भाई यहाँ उपमा अलंकार है। अब आगे है हमारा फोर्थ, समान गुण धर्म। इसको इस तरीके से समझो कि एक नायिका है, उसका जो मुंह है वो चंद्रमा के समान बताया गया है। तो जैसे कि इसके अंदर कहा गया है कि भाई उसका जो थोबड़ा है वो चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे हम उसकी जो सुंदरता होती है या उसकी जो क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल, जैसे अपना जो चेहरा है वो उसका इतना सुंदर है कि भाई चंद्रमा के समान है, यानी कि समान। तो यानी कि तुलना की जा रही है, तो उनकी या जो पैर है वो कमल के समान है, तो उनकी कोमलता दर्शाई गई है। तो इस तरीके से यानी कि सुंदरता या कोमलता, इन दोनों में से जैसे कि उनके गुणों के बारे में बताया जाता है, तो वहां पे क्या आता है, समान गुण। आई होप ये इतना समझ में आया होगा। तो इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स में चलते हैं डायरेक्ट, जैसे कि हरिपद कोमल कमल से। तो इसके अंदर क्या है, जो श्री कृष्ण के चरणों जो है वो कमल के समान है, तो यानी कि समान है, तो यहाँ पे तुलना की जा रही है कमल का और जो श्री कृष्ण के पैर है उनकी, यानी कि इन दोनों की तुलना की जा रही है, जो कोमल पैर है उनकी तुलना की जा रही है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो देखो, छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ। अब इसके अंदर देखो जो उपमेय है वो क्या है, हाथ, यानी कि छत्र सा। अब इसके अंदर एक सा भी है, तो जो सा है वो किसके अंदर आता था, वो आता है वाचक शब्द के अंदर, यानी कि हमें पता चल गया इसके अंदर शा है, तो हमें और किसी देखने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर उपमा ही होगा। और इसके अंदर जो उपमेय है वो है हाथ, और उपमान क्या हो गया, छत्र, और जो साधारण जो धर्म होता है वो है उठा था। इसके अंदर लास्ट में ये सारा, यानी कि इसके अंदर कंप्लीट आपको बना के दे दिया, छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ। तो इस तरीके से यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो यहाँ तक जो उपमा अलंकार है वो होता है एंड। अब आती है बात भी क्वेश्चन आंसर्स पे, जिसे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है, मखमल के झूले पड़े हाथी का टीला, सबसे पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खल के। अब थर्ड क्वेश्चन है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। और थर्ड क्वेश्चन है, सजना है मुझे सजना के लिए। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब इनके जो मतलब आंसर्स है वो आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके उत्साह बढ़ाइए।